स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी बंगाली व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत मछली चावल या दुर्गा पूजा क्यों आता है? या किसी राजस्थानी को देखते ही वीरता की कहानियां और रंग बिरंगे कुर्ते क्यों याद आते हैं? क्या यह संस्कृतियां हमेशा से ऐसी ही थी? जवाब है नहीं। आज हम कक्षा 7 इतिहास का सबसे रंगीन अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे समय के साथ भाषा, कपड़े, नृत्य और भोजन मिलकर एक राज्य की पहचान बन गए। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि एग्जाम के सारे पॉइंट्स हम कहानियों के साथ याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस अध्याय को कुछ मुख्य बिंदुओं में बांट दिया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा। उसके बाद हम पढ़ेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं, मुख्यतः जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में। और तीसरा पॉइंट हम जानेंगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। चौथे पॉइंट में हम जानेंगे कथक नृत्य की कहानी, क्या था आखिरकार कथक नृत्य। उसके बाद हम देखेंगे लघु चित्रों की परंपरा और बंगाल एक नज़दीकी नज़र। तो आज हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा वो रहेगा जगन्नाथ संप्रदाय का रहस्य, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख सकता है। जगन्नाथ संप्रदाय का रहस्य हम देखेंगे। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं पहले बिंदु से। तो चेर और मलयालम भाषा क्या थी, कैसे इसका विकास हुआ? 9वीं शताब्दी में आज के केरल में हम चलते हैं दक्षिण भारत के केरल में महोदयपुरम का चेर राज्य स्थापित किया गया। आज का जो केरल है वहां पर महोदयपुरम का चेर राज्य स्थापित किया गया। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। यहाँ के शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। तो ये इतिहास की बात है कि यहाँ पर जो शासक थे उन्होंने मलयालम भाषा का प्रयोग और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था, कुछ डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मलयालम ने संस्कृत भाषा से बहुत कुछ उधार लिया, यानी कि चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब जो मलयालम भाषा थी उसने संस्कृत भाषा से, क्योंकि चेर राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती थी और मलयालम भाषा ने संस्कृत भाषा से बहुत कुछ सिद्धांत या फिर कोई कॉन्सेप्ट लिए थे। वहां से मलयालम भाषा का विकास हुआ था संस्कृत से। 14वीं सदी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य से जुड़ा है। तो यह जो एक 14वीं सदी का ग्रंथ है लीला तिलकम, ये व्याकरण भी है यानी कि ग्रामर भी है, काव्य भी है यानी कि पोयम्स भी हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ है। यह मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। यह जो ग्रंथ है यह मणि प्रवालम शैली। मणि प्रवालम का मतलब होता है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा तो सुना ही होगा, यानी मलयालम और संस्कृत का अनूठा संगम। हीरा बोला गया है मलयालम भाषा को, मूंगा बोला गया है संस्कृत भाषा को। तो मणि प्रवालम शैली में यह ग्रंथ लिखा गया है लीला तिलकम। और मणि प्रवालम का मतलब होता है हीरा और मूंगा। हीरा कहा गया है मलयालम के लिए और मूंगा कहा गया है संस्कृत का अनूठा संगम। यानी कि जब मलयालम और संस्कृत भाषा मिल जाती है तो वह मणि प्रवालम शैली बन जाती है। तो यह था चेर और मलयालम भाषा। चेर राज्य में किस तरीके से मलयालम भाषा का विकास हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम जानते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथ संप्रदाय। अब हम चलते हैं पूरब की तरफ, उड़ीसा में। पूरब की तरफ उड़ीसा की संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। यानी कि यहाँ की जो संस्कृति थी, कल्चर था, पहले एक छोटे से क्षेत्र में वह पनपा। उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे पूरे उड़ीसा में फैल गया, जो भगवान जगन्नाथ के आसपास बनी है। जब भगवान जगन्नाथ का उद्भव होता है तब वह क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित हुई।
जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया के मालिक, जो विष्णु के ही एक रूप हैं। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया के मालिक, और दुनिया के मालिक कौन है? विष्णु भगवान जी। तो जो विष्णु के ही रूप हैं जगन्नाथ जी। शुरुआत में जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थानीय आदिवासियों द्वारा लकड़ी से बनाई जाती थी। स्थानीय आदिवासी उड़ीसा के लकड़ी से बनाते थे जगन्नाथ जी की मूर्ति। इसीलिए बोला गया है कि ये क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से यह संस्कृति विकसित हुई है, क्योंकि पहले एक क्षेत्र विशेष में इनकी उत्पत्ति हुई। पहले यह एक स्थानीय देवता थे, जो बाद में पूरे देश में पूजे जाने लगे। 12वीं सदी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। तो 12वीं सदी का समय आता है आदिवासियों से, 12वीं सदी का समय। तो गंग राजवंश के जो राजा थे अनंत वर्मन, उन्होंने उड़ीसा में ही है पुरी, तो पुरी में जगन्नाथ जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। जो आपने अभी देखा था ना थंबनेल पर, तो आप दोबारा देख सकते हैं थंबनेल पर, वैसा मंदिर वो जगन्नाथ जी का ही मंदिर है। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने तो अपना पूरा राज्य ही भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और खुद को उनका प्रतिनिधि घोषित कर दिया। यानी कि उनकी तरफ से वह उनका जैसे प्रधानमंत्री हैं और उनकी मंत्री परिषद होती है, तो प्रधानमंत्री का सारा काम मंत्री परिषद के मंत्री अपना वो करते हैं, उसका काम पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान जी के तरफ से वह एक प्रतिनिधि था जो पूरे राज्य को संभालता था। तो इस तरीके से राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना पूरा राज्य भगवान जी को, भगवान विष्णु को, जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। तो ये था जगन्नाथ जी का रहस्य कि कैसे क्षेत्रीय संस्कृति से वो बाद में बहुत पूरे भारत में फैल गए, उनकी चर्चा होने लगी। थर्ड है राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। अब राजपूत शब्द से हमको एक ही क्षेत्र याद आता है, एक ही राज्य याद आता है, और वो है राजस्थान। उत्तर पश्चिम में राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना कहा जाता था, यानी जब अंग्रेजों का शासन था। राजपूतों ने राजस्थान को एक खास सांस्कृतिक पहचान दी। यहाँ के शूरवीरों की कहानियां चारण और भाटों द्वारा कविताओं और गीतों में गाई जाती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दो वर्ड है, चारण और भाट। चारण और भाट कौन होते हैं? ये कवि होते हैं, लेखक होते हैं। जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जब कभी कोई ट्रैवल करता है, जैसे कोई एक राजा है वो कहीं जा रहा है, तो उनकी ट्रैवलिंग में जो जो चीजें हुई, घटनाएं हुई, वो सब लिखते हैं। तो ये चारण भाट होते हैं। यहाँ के शूरवीरों की कहानियां चारण भाटों द्वारा कविताओं और गीतों में गाई जाती थी। इन कहानियों में स्वामी भक्ति, यानी अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति भक्ति, उसके प्रति इतना लगाव कि वह अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दे। मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि भावनाएं इन्होंने अपनी कहानियों में व्यक्त की। सबसे बढ़कर युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए जान दे देना, लेकिन पीठ न दिखाना जैसी कहानियां। ऐसी कहानियां मतलब राजपूत योद्धा क्या करते थे, चाहे वो बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी जान दे देंगे, मगर पीठ दिखाकर कभी भागेंगे नहीं। तो इस तरीके की कहानियां चारण और भाटों द्वारा अपनी कविताओं और गीतों में गाया जाता था, और जो वाकई में सच था। यहाँ तक कि महिलाओं की वीरता की भी कहानियां हैं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या होता है? जब किसी स्त्री का पुरुष की मृत्यु, उसके भी आग में वह लेट जाती थी और अपने आप को भी मृत्यु के हवाले कर देती थी। और जौहर भी वही होता है। जौहर जहाँ महिलाएं अपने पतियों की मृत्यु के बाद खुद को आग के हवाले कर देती थी। तो सती प्रथा और जौहर जैसी कहानियां, ये वीरता की कहानियां थी, जो महिलाएं अपने पति के लिए बलिदान दे देती थी अपना। अगर वे बलिदान नहीं देती फिर भी वह
ये शत्रु जो थे उनके गुलाम बनती, उनकी कठपुतलियाँ बन जाती। तो इस तरीके से राजस्थान की शूरवीरता की कहानियाँ चारण भाट लिखते थे। उसके बाद आता है कथक नृत्य। कथक नृत्य के पीछे क्या कहानी है? कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है कहानी। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो वहां पर मंदिरों में कहानी सुनाने वाले एक जाति थी, जिनका अपने हाव भाव तथा संगीत से भगवान की कहानियां सुनाते थे। जो कथाकार थे अपने हाव भाव से, संगीत से भगवान की कहानियां सुनाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन फैला, तब कथक में राधा कृष्ण के रासलीला के किस्से जोड़े गए। भक्ति आंदोलन का मतलब है अपने धर्म के लिए, अपने भक्ति के लिए आंदोलन करना। उस समय पर हिंदू मुसलमान इस तरीके से अलग अलग अपने अपने धर्मों, सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, सब अपने अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबका अपना अपना धर्म था। तो जैसे जैसे भक्ति आंदोलन फैला, धर्म की महत्ता हुई, तो वैसे ही कथक में फिर राधा कृष्ण के रासलीला के किस्से भी जोड़े गए। मुगलों के समय यह नृत्य मंदिरों से निकलकर नवाबों के दरबार में पहुंच गया। जब मुगलों का समय आया, मुगलों का जब समय आया तो यह जो कथक नृत्य था, पहले तो यह सिर्फ कहानी थी, उसके बाद यह नृत्य बन गया और उसके बाद यह नवाबों के दरबार में पहुंच गया। मुगल नवाब जो थे उनके दरबार में यह कथक नृत्य पहुंच गया, जहां इसे एक नया और आकर्षक रूप मिला। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में तो कथक एक बहुत बड़ी कला बन गया। इसके दो मुख्य घराने बने, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। तो क्या हुआ, कथक कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, वहां से फिर नृत्य में बदला, उसमें राधा कृष्ण के रासलीला के किस्से जोड़े गए। उसके बाद वह नवाबों के दरबार में पहुंच गया और उस बहुत बड़ी कला बन गया। और अवध के आखिरी नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। उनके समय में तो यह बहुत बड़ी कला बन गया। इसके दो मुख्य घराने बने, जयपुर और लखनऊ। तो ये था कथक नृत्य का इतिहास, कथक नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ। उसके बाद आता है लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या होते हैं? लघु चित्र, लघु का मतलब छोटा, चित्र यानी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बहुत छोटे आकार की तस्वीरें होती थी, जिन्हें कपड़े या कागज पर वाटर कलर से बनाया जाता था। बहुत छोटे आकार की तस्वीरें। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने बहुत कुशल चित्रकारों को बढ़ावा दिया, जो इतिहास और युद्ध के दृश्यों को पेंट करते थे। जो युद्ध का दृश्य है उसको पेंट कर देते थे, वो लघु चित्रकला बन जाती थी। लेकिन जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो ये चित्रकार पहाड़ों की तरफ भाग गए, क्योंकि अब मुगल साम्राज्य तो रहा नहीं, तो चित्रकार पहाड़ों की तरफ भाग गए। इससे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक नई कला शैली का जन्म हुआ, जिसे कांगड़ा शैली और बसोहली शैली कहा जाता है। पहाड़ तो वही है, तो हिमाचल प्रदेश में की तरफ भाग गए जब मुगलों का पतन हुआ। तो उसके बाद एक नई कला शैली के रूप में इनका जन्म हुआ, कांगड़ा शैली कहा जाने लगा और बसोहली शैली। क्योंकि जब ये चित्रकार थे पहाड़ों की तरफ भाग गए, तो उन्होंने पहाड़ में अपना एक कल्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, वहां पर अपनी चित्रकारी करनी शुरू कर दी। तो इसीलिए इसे एक नई शैली का विकास हुआ। तो यह सामने है। फिर एक कांगड़ा पेंटिंग्स में ठंडे नीले और हरे रंगों का इस्तेमाल करके कविताओं को तस्वीरों में ढाला जाता था। यानी कांगड़ा शैली क्या होती थी? कांगड़ा शैली में ठंडे नीले और हरे रंगों का इस्तेमाल करके, ब्लू एंड ग्रीन, इन दो कलरों का इस्तेमाल करके जो कविताएं होती थी उनको तस्वीरों में ढाला जाता था। जो भी कविताएं हैं, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो या हिमाचल प्रदेश की वादियों से रिलेटेड हो,
या वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ का खान पान, जिसके ऊपर भी कविताएं थी, उन कविताओं को फिर तस्वीरों में डाला जाता था। तो ये कांगड़ा शैली होती थी। तो इस प्रकार से लघु चित्रकला की परंपरा विकसित हुई। उसके बाद अब हम चलते हैं पूरब की तरफ, बंगाल में। एक नज़दीकी नज़र। आज हम जानते हैं कि बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि बंगाली भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। अब बताओ, मलयालम भाषा का विकास भी संस्कृत से हुआ और बंगाली भाषा का भी। 16वीं सदी से लोग पश्चिमी बंगाल से निकलकर दक्षिण पूर्वी बंगाल के दलदली इलाकों में बसने लगे। लोग पश्चिमी बंगाल से निकलकर दक्षिण पूर्वी बंगाल के दलदली इलाकों में बसने लगे। परिस्थिति के अनुसार लोग अपने आप को ढालते हैं। वहां उन्होंने जंगल साफ किए और खेती शुरू की। जंगलों को साफ करके, पेड़ों को काट के, झाड़ियों को जला करके खेती शुरू की। उस समय वहां के समुदाय के नेताओं को पीर कहा जाने लगा। वहां जो समुदाय था, ग्रुप था, बंगाल के जो लोग थे, वहां जो समुदाय था, उनके जो नेता थे, हम तो नेता कहते हैं, हम तो लीडर कहते हैं, हम तो अपने गांव के प्रधान को ग्राम प्रधान कहते हैं, लेकिन वहां पर जो समुदाय के नेता थे उनको पीर कहा जाने लगा, जिनके पास जादुई ताकतें मानी जाती थी। जादू टोना कहते हैं जिसको। बंगाल के मंदिरों की दीवारों पर मिट्टी की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं। अगर आप किसी गांव के मंदिर में भी जाएंगे, मिट्टी का जो मंदिर होगा वहां पर सुंदर कलाकृतियां मिलेंगी। बंगाल एक नदी प्रधान इलाका है, इसलिए वहां बहुत मछली मिलती है। जहां नदी होगी वहां मछली भी तो होगी। तो बंगाल में भी मछली है। वैसे तो ब्राह्मणों को शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों के लिए 13वीं सदी के बृहधर्म पुराण में एक खास छूट दी गई कि वे कुछ खास किस्म की मछलियां खा सकते हैं। बताइए, ब्राह्मण भी कहीं मछली खाते हैं, लेकिन बंगाल के जो स्थानीय ब्राह्मण थे उनके लिए कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की छूट दी गई थी। तो ये था बंगाल का कल्चर। बंगाल में लोग कैसे, बंगाली भाषा का विकास संस्कृत से हुआ, फिर वहाँ के लोग पश्चिमी बंगाल से निकलकर पूर्वी बंगाल में गए। उसके बाद मंदिरों में सुंदर कलाकृतियां भी मिली। उसके बाद वहाँ के ब्राह्मणों के बारे में हमने देखा। तो अभी तक हमने इतना जाना। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये एक मैप है भारत का। इसमें हमने जितने भी राज्यों के बारे में पढ़ा है उस राज्य को हम इस मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिख ही रहा है हमको, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोग चित्रकार भाग गए थे, उत्तर भारत से निकलकर हिमाचल प्रदेश की तरफ भाग गए थे। वहीं राजस्थान का कल्चर हमने देखा। वहीं इधर अवध के नवाब वाजिद अली शाह। उसी के साथ अब हम बात करते हैं थोड़ा नीचे को हमने क्या देखा, उड़ीसा देखा, पुरी जगन्नाथ जी का मंदिर जहाँ था। उसके बाद हमने बंगाल को देखा। तो ये एक और चीज़ है, केरल को भी देखा। मलयालम भाषा यहाँ पर विकसित हुई। तो ये था हमारा भारत का मैप, जिसमें हमने कुछ राज्य देखे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक ही है। मैं आशा करती हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। नए कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, नई चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे